Hello friends, once again you are welcome in मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। कॉपीराइट के कारण इसको डिलीट कर दिया गया है, तो इसको हमने दोबारा उसी नाम से शुरू किया है। तो प्लीज़ जितने भी लोग हमसे जुड़े थे, लगभग 2700 लोग थे जुड़े हुए थे, वो दोबारा एक बार फिर जुड़ जाएं। आपको गारंटी से वही वीडियोस दोबारा मिलेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम डी लेटर। किसी भी क्वेरी के लिए इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समय जब आप चाहें। आज हम जो पढ़ेंगे वो डी लेटर की लिटरेरी टर्म्स हैं, जिसको हमने तैयार किया है एम.एच. अब्राहम की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से और डेविस मिकीस, ये 2-3 किताबों को लिया है। इनसे कंसल्ट करके बेहतर ढंग से इसको तैयार किया गया है। आपको जो भी बताया जाएगा क्लियरली एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक, इसको भी जानेंगे, क्योंकि आपका जो टिंटन एबे है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है या ड्रामेटिक लिरिक है, इसको क्लियरली आप इस वीडियो में जान जाएंगे। डेकोरम, डेक्स एक्स मसीना, डिकेडेंस, डिडक्टिक लिटरेचर, डॉगरेल और ड्रीम विजन, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, ये टॉपिक समझ में आ जाए, तो प्लीज़ शेयर करना अपने मित्रों के पास, और स्वयं भी सब्सक्राइब करना और मित्रों से भी सब्सक्राइब कराना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई स्पीच। एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइम है जो कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो उसमें करैक्टर होता है, उसी के द्वारा, उसी की स्पीच से बनी हुई पोइम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग को इसलिए ड्रामेटिक कहा गया है क्योंकि इसमें डायलॉग होते हैं, तो डायलॉग के माध्यम से पोइम होती है। चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं तो नेचुरल है इसके फीचर्स जो हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग is a kind of poem in which a single fictional or historical character other than the poet speaks a silent audience of one or more persons. So dramatic monologue reveals not only the poet's own thoughts but also the minds of the character whose personality is revealed unwittingly. चलिए समझते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की पोइम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर, चाहे वो फिक्शनल हो सकता है स्पीकर या हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, वो इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को बोलता है। अदर देन द पोइट, वो पोइट नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब जो स्पीकर होता है वो पोइट स्वयं नहीं होता। स्पीक टू ए साइलेंट ऑडियंस, जब वो बोलता है तो ऑडियंस साइलेंट होता है, ऑडियंस कोई कुछ बात नहीं बोलता। तो ऑडियंस ऑफ वन और मोर पर्सन, और जो उसको सुनने वाले हैं वो एक या एक से अधिक लिसनर हो सकते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवील्स नॉट ओनली द पोइट्स ओन थॉट, तो ना केवल ये कवि के खुद के विचारों को व्यक्त करता है। तो नेचुरल है कि कोई भी पोइम रही हो, चाहे ड्रामेटिक मोनोलॉग हो, हर एक पोइम में कवि के खुद के विचार ही होते हैं। तो इसमें ना केवल ड्रामेटिक मोनोलॉग कवि के विचारों को रिवील करता है, आल्सो द माइंड ऑफ द कैरेक्टर हुज पर्सनालिटी इज रिवील्ड अनविटिंगली, तो उस कैरेक्टर के माइंड और उसकी पर्सनालिटी भी गैर इरादतन, यानी कि इच्छा ना होने के बावजूद भी प्रकट हो जाती है। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन।
उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी कुछ इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस डेफिनेशन के बाद क्या फीचर्स निकल कर आते हैं, वहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर है इसका, ड्रामेटिक मोनोलॉग में अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन होता है, हु इज क्लियरली नॉट द पोइट, स्पष्ट रूप से वो पोइट नहीं होता। अटर्स द स्पीच, पूरी स्पीच को बोलता है, दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोइम, जिससे उसकी पूरी पोइम तैयार होती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पूरी पोइम है वो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा बोली गई पोइम है और वो क्लियरली पोइट नहीं है। तो वो आपका फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता है या हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो सकता है। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन टू ए क्रिटिकल मोमेंट, एक विशेष सिचुएशन में बोली जाती है, विशेष मनोदशा में बोली जाती है। दो बातें समझ में आ गई। अगली बात, द पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरैक्ट्स, वो व्यक्ति यानी कि मोनोलॉग को बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो संबोधित करता है और उससे बातचीत करता है विद वन और मोर अदर पीपल। तो जो लिसनर हो सकता है एक हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। बट वी नो द ऑडिटर्स प्रेजेंस, तो हमको सुनने वाले की उपस्थिति का एहसास तो होता है, जानते तो हैं। एंड व्हाट दे से एंड डू ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डायलॉग ऑफ द सिंगल स्पीकर। अब सुनने वालों ने भी कोई बात कही होती है तभी तो इंटरैक्ट होगा, तभी तो कन्वर्सेशन होगा। लेकिन सुनने वालों ने जो बात कही, उन्होंने जो किया, वो सारी बातें हमको वो सिंगल स्पीकर के मुख से ही प्राप्त होती हैं, वही बताता है कि उन्होंने क्या कहा। तो इन दो बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक लिरिक्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग में अंतर क्या है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे का। Although Wordsworth Tinton Abbey is spoken by one person to a silent auditor, his sister, तो एक सिंगल स्पीकर द्वारा बोली जाती हैं और एक साइलेंट ऑडिटर जो कि उसकी बहन डोरथी है उसके लिए बोली जाती हैं। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन एट ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन हिज लाइफ, और एक विशेष सिचुएशन होती है जो कि उसके जीवन का सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है। इट इज नॉट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर, लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। क्यों नहीं है? बोथ बिकॉज, तब यहां पर दो अंतर बताए गए हैं, वो आप सुनेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि आपका टिंटन एबे सिंगल स्पीकर यानी कि मोनोलॉग होने के बावजूद भी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों नहीं है, ये ड्रामेटिक लिरिक क्यों कहलाता है। देखिए, वी आर इन्वाइटेड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर विद द पोइट हिमसेल्फ, तो पोइट स्वयं स्पीकर को आइडेंटिफाई स्वयं करता है और इसमें वो अपने लिसनर के बारे में भी बताता है कि कौन है। तो कहने का मतलब है हमको ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर द्वारा इनवाइट नहीं किया जाता, ये एक अलग पॉइंट हो गया। दूसरी बात है द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट नॉट द रिविलेशन ऑफ स्पीकर डिस्टिंक्ट टेम्परमेंट। यहाँ पर जो स्पीकर का एक अलग प्रकार का जो टेम्परामेंट है उसकी रिविलेशन की बात नहीं होती है, वो तो सब कुछ प्रकट ही होता है। बट द इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो कवि ने महसूस किया है, जो उसने चारों तरफ देखा है, उसको इवोल्यूट करता है, वो उसके बारे में जांच करता है। मेमोरीज एंड थॉट्स टुवर्ड द रिजोल्यूशन ऑफ इमोशंस एंड प्रॉब्लम, तो जो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम होती है उसका वो हल ढूंढता है, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हल नहीं होता है। तो दो बातें समझ में आई कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होती, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ और सिचुएशन होती है जिनको कवि जो है हल चाहता है। और दूसरे इसमें कवि स्वयं स्पीकर है
जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट जो है स्वयं स्पीकर नहीं होता। अब सॉलिलोकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो सॉलिलोकी जो है एक सिंगल करेक्टर द्वारा बोली जाती है। तो इन अ प्ले व्हेन अ करेक्टर अटर्स द मोनोलॉग दैट एक्सप्रेसेस हिज और हिज प्राइवेट थॉट्स इज कॉल्ड ए सॉलिलोकी। सॉलिलोकी कहलाती है, लेकिन सॉलिलोकी में एक स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होती, बल्कि वो दूसरे करेक्टर को ना सुना करके अपने खुद की मन की बातों को व्यक्त करता है। तो उसके इरादे किसी को एड्रेस करना नहीं होते। भाई सॉलिलोकी में किसी को एड्रेस नहीं करता है, बल्कि अपने मन के उद्गार को व्यक्त करता है। और दूसरे ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउएवर डज नॉट डिजाइनेट ए कंपोनेंट इन द प्ले, क्योंकि प्ले के लिए नहीं होता, बट ए टाइप ऑफ लिरिक पोइम, एक प्रकार की लिरिक पोइम है दैट परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि हु परफेक्टेड ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और एग्जाम्पल है ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस, बिशप ऑर्डर्स हिज टर्म, एंड्रिया डेल सार्टो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और टेनिसन की एलिसियस और टी.एस. इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जेम्स अल्फ्रेड प्लूफ्रॉक। अब पढ़ते हैं डेकोरम। डेकोरम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। किसी लिटरेरी वर्क में शिष्टाचार क्या होता है इसको समझते हैं। पोलाइट बिहेवियर दैट इज एप्रोप्रिएट इन सोशल सिचुएशन। डेकोरम क्या कहलाएगा? ऐसा व्यवहार, विनम्र व्यवहार जो कि सामाजिक सिचुएशन के अनुसार उपयुक्त हो, सूट हो। जैसे हम कहीं नमस्कार करते हैं, कहीं राम राम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में किन लोगों से किस प्रकार बातें कर रहे हैं। बड़ों के साथ अलग शिष्टाचार होता है, छोटों के साथ अलग शिष्टाचार होता है। लेकिन ये शिष्टाचार साहित्य में क्या है, किस प्रकार साहित्य में काम करता है, तो उसको समझते हैं। डेकोरम एज ए टर्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिजाइनेट द व्यू दैट देयर शुड बी propriety or fitness in the way that is literary genre, its subject matter, its character and actions, and the style of its narration and dialogue are matched to one another। अब समझ में आ गया? आगे होगा कि अगर हम किसी भी लिटरेरी वर्क में कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सीरियस आपका एक्शन है या सीरियस कोई जेनर है, तो उस सीरियस वर्क में नेचुरल है कि जितने भी आपके डायलॉग होंगे वो प्रोप्राइटरी होंगे, उसका औचित्य होगा, कोई वो उसके लिए फिट होते होंगे, उसका सब्जेक्ट मैटर सूट करता होगा, उसके कैरेक्टर्स उसी सीरियस वर्क के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, उसके एक्शंस भी सीरियस होंगे, तभी तो वो सीरियस वर्क बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है उसके सब्जेक्ट मैटर है, उसका जेनर है, उसके डायलॉग है, उसकी लैंग्वेज है, उसके डिक्शन है, सब कुछ फिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जेनर। सपोज करिए एक सीरियस वर्क है, ये आपकी सीरियस प्ले मान लिए, तो इस प्ले में यदि आप कॉमिक करेक्टर डालेंगे, गंभीर सिचुएशन में हास्यास्पद करेक्टर्स डाल देंगे, गंभीर डायलॉग की जगह हास्यास्पद डायलॉग डाल देंगे, रिडिकुलस डायलॉग डाल देंगे, करेक्टर्स भी अजीब प्रकार के आप प्रस्तुत करेंगे, तो क्या होगा? वो सारी चीज उस चीज को सूट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है सिचुएशन के अनुसार, जेनर के अनुसार सूटेबल करेक्टर, सूटेबल डायलॉग, सूटेबल डिक्शन, सब कुछ सूटेबल होना चाहिए। यही कहलाएगी क्रिटिसिज्म में डेकोरम। तो अब इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। डेकोरम एज ए टर्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिजाइनेट द व्यू, इस दृष्टिकोण को रखकर बनाई गई है दैट देयर शुड बी अ प्रोप्राइटी, एक औचित्य होना चाहिए,
और फिटनेस या उपयुक्तता होनी चाहिए। किसकी? इन द वे दैट ए लिटरेरी जेनर, जैसा कि लिटरेरी जेनर है। फॉर एग्जाम्पल सीरियस वर्क है तो सीरियस एक्शन, सीरियस करेक्टर। कॉमिक वर्क है, कॉमिक एक्शन, कॉमिक करेक्टर। इट्स सब्जेक्ट मैटर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। इट्स करेक्टर एंड एक्शन, तो उसके जो पात्र हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो भी उसी प्रकार के होने चाहिए। एंड द स्टाइल ऑफ इट्स नरेशन एंड डायलॉग आर मैच टू वन अनदर, तो इसके जो डायलॉग हैं, उसके एक्शंस हैं, वो एक दूसरे से मिलने चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको डेकोरम समझ में आ गया होगा। अब डॉक्ट्रिन, दिस डॉक्ट्रिन had its root in classical theory, especially in the versified essay Art of Poetry by Roman Horace in फर्स्ट सेंचुरी BC। तो फर्स्ट सेंचुरी BC में डेकोरम की जो इस सिद्धांत को शुरुआत मिली, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में, और रोमन होरेस की आर्ट पोइट्री में इसको देखने को मिलता है। अगली जो टर्म है वो है डेक्स एक्स मशीना। डेक्स एक्स मशीना ये क्या होता है भाई? चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे और उन एग्जाम्पल्स द्वारा आपको क्लियर समझ में आएगा, आपको फिल्मों के उदाहरण दिए जाएंगे। डेक्स एक्स मशीना एक लैटिन टर्म है। तो ये किस लैंग्वेज की है? लैटिन की। और इसका अर्थ होता है अ गॉड फ्रॉम मशीन, यानी कि मशीन के द्वारा देवता को प्रकट करना। अब क्या काम होता है? देखिए, कुछ ग्रीक प्ले राइट्स थे, सम ग्रीक प्ले राइट्स, यूरिपिडीज उनमें से फेमस हैं। टू एंड ए ड्रामा विद ए गॉड, अपने ड्रामा की जो अंत करते थे वो एक ईश्वर के द्वारा करते थे, देवता के द्वारा। लोअर्ड टू द स्टेज बाय मैकेनिकल अपर्चर्स, और एक मशीनीकरण द्वारा देवता को ऊपर से प्रकट किया जाता था। हु बाय हिज जजमेंट एंड कमांड्स रिजॉल्व द डिलेमा, तो वह अपने निर्णय से, अपनी आज्ञा से जो दुविधा आती थी, जो भ्रम की स्थिति आती थी, जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती थी, उस स्थिति को जो देवता थे वो सॉल्व कर देते थे। ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर, तो जो भी सिचुएशन होती थी उनको देवता लोग सॉल्व कर देते थे। तो ये जो टर्म थी, जो आपके प्ले राइट्स अपनाते थे, तो वो उस क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अपनाते थे। अब आपने कई फिल्में देखी होंगी राजा महाराजाओं की, कि कोई राजकुमार खो जाता था, तो उसको पाने के लिए कभी कभी लेटर, कभी कभी शाही कोई मुहर, कभी कभी कोई शाही निशानियां, ये सारी क्या करते थे? उस क्रिटिकल सिचुएशन को, कैसे राजकुमार की पहचान हो, कैसे राजकुमारी की पहचान हो, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। तो यही है डेक्स एक्स मशीना। देखिए क्या है, द फ्रेज इज नाउ यूज फॉर एनी फोर्स्ड एंड इम्प्रैक्टिकल डिवाइसेस, कोई भी जानबूझकर या मजबूर करने वाली, या जिसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकल, जो समझ से परे हो या अव्यवहार्य हो, उस डिवाइस को अपनाते थे। जैसे कि एनी बर्थ मार्क, ट्रेसेस ऑफ सीसेम, जैसे कि शरीर पर तिलों के निशान हो सकते हैं, कोई काला धब्बा हो सकता है, तो जन्म के निशान के द्वारा भी हम सिचुएशन को सॉल्व कर सकते थे। एन अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस, तो अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि कोई बच्चा बचपन में खो जाता है, तो उसकी गले में लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है, तो वही लॉकेट में बालक नहीं देख पाता, लेकिन उस लॉकेट के अंदर पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई और निशानी हो सकती है, जिससे उसकी आइडेंटिटी हो सके कि वो बालक वही चीज है। द डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट बिल और लेटर, तो बाई विच हार्ड प्रेस्ड ऑथर रिजॉल्व द प्लॉट, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिससे जो प्लॉट है उसका सॉल्यूशन लास्ट में मिल जाता है। अब आपके एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप लोगों ने अमर अकबर और एंथोनी फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन और आपके ऋषि कपूर और विनोद खन्ना, तो क्या होता है, विनोद खन्ना को उसके पिताजी पहचानते हैं कब? जब वो अपनी गन निकालता है जमीन में दबी हुई। अमिताभ बच्चन की पहचान होती है उनके लेटर के द्वारा।
तो लेटर और गन यहाँ पर क्या काम करते हैं, डेक्स एक्स मशीना का काम करते हैं। इससे सिचुएशन स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। समझ गए होंगे। तो चार्ल्स डिकिंस के ओलिवर ट्विस्ट और टेस ऑफ द डी अर्बरवियल्स में इसके एग्जाम्पल देते हैं। टेस ऑफ द डी अर्बरवियल्स में एक लेटर होता है जो दरवाजे के नीचे पायदान में छुप जाता है, तो वो लेटर बाद में सिचुएशन को स्पष्ट कर देता है कि उसमें हीरोइन की कोई गलती नहीं थी, उसने सारी सिचुएशन पहले ही इस लेटर में लिखकर बता दी गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द जर्मन प्लेराइट बर्टोल्ट ब्रेख्ते पैरोडाइड द एब्यूज ऑफ सच डिवाइसेस इन द मैड कैप कंक्लूजन द थ्री पेनी ओपेरा में। तो थ्री पेनी ओपेरा में इनका प्ले है, तो उसमें इसको इन्होंने पैरोडाइड किया है। अब आते हैं डिकेडेंस। देखिए डिकेडेंस का मतलब ही होता है विनाश, यानी कि नीचे में कोई चीज गिरना। लेकिन यहाँ पर डिकेडेंस एक मूवमेंट है, और उस मूवमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या कब ये मूवमेंट शुरू हुआ, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। डिकेडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन द लेटर 19th सेंचुरी, यानी कि लेट 19th सेंचुरी। प्रश्न तो यही बनता है कि डिकेडेंस मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो लेटर 19th सेंचुरी में पेरिस में, लंदन, वियना एंड कल्टिवेटेड द एग्जॉस्टेड रिफाइनमेंट एंड आर्टिफिशियलिटी। तो ये पेरिस, लंदन, वियना में शुरू हुआ। एंड कल्टिवेटेड एग्जॉस्टेड रिफाइनमेंट एंड आर्टिफिशियलिटी, जो आर्टिफिशियलिटी या रिफाइनमेंट गायब हो गई थी उसको उन्होंने दोबारा शुरू किया। इट एडमायर्ड इन द डिकेडेंट एज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर। तो लैटिन लिटरेचर की और ग्रीक लिटरेचर की जो कला गायब हो गई थी या इस कला का पतन हो गया था, उस आर्ट को इन्होंने, उस लिटरेचर को डिकेडेंट मूवमेंट वालों ने दोबारा उसको रिफाइन किया। तो क्या किया, इट एडमायर्ड द डिकेडेंट एजेस ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर। तो लैटिन लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर में जिस लिटरेचर का डिकेडेंट हो गया था उसको उन्होंने दोबारा प्रशंसा की और उठाया। इसमें हेलेनिक ग्रीक लिटरेचर थी इन द लास्ट 3 सेंचुरी BC में, उसको इन्होंने प्रेज किया। एंड रोमन लिटरेचर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर एगस्टस इन 14 AD। तो आप जानते हैं कि एम्परर एगस्टस जो कि 14 AD के थे रोमन के, तो यहाँ पर इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। तो इस एज के पतन के बाद जो लिटरेचर रही थी तो उसको इन्होंने जो है प्रेज किया। दूसरे, दिस जो डिकेडेंट मूवमेंट था गेव व्यू आर्ट इज टोटली अपोज टू नेचर। इन्होंने कहा कि जो कला है वो बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, तो उन्होंने प्रकृति को बिल्कुल नकारा। तो यही कारण था कि जो डिकेडेंट राइटर थे उन्होंने हाई आर्टिफाइस इन हिज स्टाइल और उसको इन्होंने क्या किया, कल्टीवेट किया। तो अपनी कला में इन्होंने स्टाइल को आर्टिफाइस किया, इनकी जो स्टाइल थी वो आर्टिफाइस हो गई, यानी बनावटी हो गई। और दूसरे, इसी कारण वो पेक्यूलियर हो गई और उसका सब्जेक्ट मैटर भी अलग प्रकार का हुआ। प्रश्न ये बनता है इस मूवमेंट को दूसरा नाम क्या है, तो इस मूवमेंट का दूसरा नाम है द फिन डे सिकल, जिसका अर्थ होता है एंड ऑफ द सेंचुरी। तो फिन डे सिकल्स के नाम से पूछा जाएगा एंड ऑफ द सेंचुरी इसका अर्थ है, तो विच एंड ऑफ द विच सेंचुरी, किस सेंचुरी के अंत में, तो आप क्या क्या कहेंगे 19th सेंचुरी के। ठीक है। और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो जो एस्थेटिक मूवमेंट हुआ था उसकी डॉक्ट्रिन को मानने वाले थे, उसमें से एक है चार्ल्स बुडेलियर। तो वो भी इसके मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। और इंग्लैंड में जो रहे हैं 1890 के दशक के ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिमन्स, अर्नेस्ट डॉसन
और लायनल जॉनसन, और दूसरे आर्टिस्ट रहे हैं वो हैं ऑब्रे वियर्सले। अब बात करते हैं डिडक्टिव लिटरेचर की, जिसको कहते हैं शिक्षाविद शास्त्र। तो डिडक्टिव लिटरेचर का डेवलपमेंट कब हुआ, किस किस एज में हुआ, और आज वर्तमान समय में इसकी क्या वैल्यू है, तो देखिए क्या हो रहा है। डिडक्टिव का मतलब होता है इंटेंडेड टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो लिटरेचर जिसका काम इंस्ट्रक्शन देना हो। देखिए बहुत सारी कविताएं हमने पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी हैं, तो जिनका उद्देश्य आपको शिक्षा देना होता है। तो डिडक्टिव लिटरेचर शिक्षा देने वाली लिटरेचर है। दूसरे यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि डिडक्टिव लिटरेचर किस एज में डेवलप हुई, बस यही है इसका मात्र, और कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन है डिडक्टिव लिटरेचर अप्लाइड टू वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट डिजाइन टू एक्सप्लेन ए ब्रांच ऑफ नॉलेज और एल्स टू एम्बॉडी इन इमेजिनेटिव और फिक्शनल फॉर्म अ मोरल, रिलीजियस, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन इन थीम। यानी कि इसका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो नैतिक हो, धार्मिक हो या दार्शनिक हो, बस उसका उद्देश्य आपको शिक्षा देना है। कब डेवलप हुई? जो आपके मिडिएवल और रेनेसां लिटरेचर है वो आपकी डिडक्टिव लिटरेचर है, कि इस दौरान अधिकतर जो लिटरेचर है वो केवल उसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको डिडक्टिव ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये उद्देश्य दिया है, आर्गुमेंट आई मे एजर्ट एटर्नल प्रोविडेंस। मैं इस पे बहस करना चाहता हूं कि मैं जो एटर्नल प्रोविडेंस है, जो ईश्वर का कृत्य है, एंड जस्टिफाई द वेस्ट ऑफ गॉड टू मैन, ताकि मैं ईश्वर के कृत्य को सही साबित कर सकूं और बता सकूं कि ईश्वर के जो भी तरीके हैं मनुष्य के प्रति वो सही है, ईश्वर जो करता है वो सही करता है। अब हम बात करते हैं डॉगरेल की। तो डॉगरेल क्या है? देखिए डॉगरेल है आपकी वर्सिफिकेशन, यानी कि किस प्रकार की मीटर का प्रयोग हुआ है। तो जो उतार चढ़ाव या अनियमित उतार चढ़ाव की पोइम है वो है डॉगरेल। तो डॉगरेल अ टर्म अप्लाइड टू रफ, हैवी फुटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन, यही डेफिनेशन है इसकी, कि डॉगरेल जो है इसमें रफ वर्सिफिकेशन होता है, हैवी फुटेड और जर्की वर्सिफिकेशन होता है, एंड आल्सो टू वर्स दैट आर मोनोटोनियसली रेगुलर इन मीटर एंड टाइटली कन्वेंशनल इन सेंटिमेंट। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी रफ, हैवी और जर्की वर्सिफिकेशन है, यानी कि ऐसी पोइम है जिसमें मीटर जो है इरेगुलर होता है और वर्स जो है मोनोटोनियस हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं, डॉगरेल कैसे बनती है? डॉगरेल इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनएप्टीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्सिफायर। जब कवि जो है किसी वर्ष को लिखता है तो वो असंगत तत्वों का उसमें यूज करता है, यानी कि असंगत चीज़ें उसमें जब यूज कर देता है, बट इट्स समटाइम्स डेलिबरेटली एम्प्लॉयड बाय पोएट्स फॉर सटारिक कॉमिक और रोलिकिंग इफेक्ट, यानी कि सटारिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए, कॉमिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए और रोलिकिंग इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए कभी जानबूझकर इस वर्ष का यूज करता है। जॉन स्केल्टन इसके माने हुए 15th सेंचुरी के पोइट हैं, हु रोट शॉर्ट लाइन्स ऑफ 2 और 3 स्ट्रेसेस, यानी कि 2 और 3 स्ट्रेस की उसने शॉर्ट लाइनें लिखी थी, इंटेंसली रफ एंड वेरिएबल इन मीटर, और जानबूझकर उन्होंने वेरिएबल मीटर रखा। और उनकी जो वर्सिफिकेशन है, जो डॉगरेल है, वो विशेष रूप से स्केल्टोनिक्स नाम से जानी गई, उनके नाम से।
और जैसा कि उनके कॉलिन क्लॉथ उनकी रचना है उसमें दिया है, फार थ्रू माई राइम बी रैग्ड, टैटर्ड एंड जैग्ड, रूडली रेन बीटन, रस्टी एंड moth eaten, if ye take well therewith, it hath in some pith। तो कहने का अर्थ यह है, आप देखेंगे इसकी जो रिदम है और इसकी जो रिदम है थोड़ी सी अलग है, उतार चढ़ाव है, मीटर अलग है, और आपके जो है एक प्रकार की जर्की है, कहीं उठ रही है कहीं गिर रही है, कहीं उठ रही है कहीं गिर रही है। तो इस प्रकार जर्की स्टाइल को हम डॉगरेल कहते हैं। ड्रीम विजन तो जानते हो, जिसको कहते हैं ड्रीम एलोग्री। तो ड्रीम विजन में क्या होता है कि एक पात्र जो है वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है और अपने सपनों को जब वो ड्रीम को डिस्क्राइब करता है तो वो चीज ड्रीम विजन कहलाती है। तो ड्रीम विजन आल्सो कॉल्ड ड्रीम एलेगरी इज ए मोड ऑफ नैरेटिव वाइडली एम्प्लॉयड बाय मिडिवल पोइट्स। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि ड्रीम विजन को किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया। हालांकि मॉडर्न टाइम में भी ड्रीम विजन का यूज बहुत सारा हुआ है, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो होता क्या है ड्रीम विजन में? इन ड्रीम एलेगरी द नरेटर फॉल्स एस्लीप यूजली इन स्प्रिंग लैंडस्केप। तो विशेष तौर से स्प्रिंग सीजन में जो नरेटर है वो अपनी नींद में सो जाता है। एंड ड्रीम्स द इवेंट्स ही गोज ऑन रिलेट, और वो वहाँ सपने देखता है और उन अपने सपनों को वो रिलेट करता है। ऑफन ही इज लेड बाय ए गाइड, ह्यूमन और एनिमल। तो ड्रीम विजन में अक्सर चाहे वो ह्यूमन हो सकता है या एनिमल हो सकता है, तो उसके ड्रीम में उसको गाइड करता है, जहाँ भी वो जाना चाहता है उसको ले जाता है। एंड इवेंट्स विच ड्रीम्स एट द लीस्ट इन पार्ट ऑफ एलेगरी। तो वहां पर वो अपनी जो ड्रीम्स देखता है उन इवेंट्स को वर्णन करता है, एट लीस्ट इन पार्ट एंड एलेगरी। तो ये कम से कम एक एलेगरी का हिस्सा होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें है यह है कि ड्रीम विजन में जो पोइट है उसमें करेक्टर जो प्रस्तुत करता है वो करेक्टर सो जाता है और उसके सपनों को वर्णन करता है, और उसके सपनों में उसके ड्रीम में एक गाइड हो सकता है, तो जो उसको लीड करता है, तो वो लीडर चाहे एनिमल भी हो सकता है और चाहे आपका ह्यूमन भी हो सकता है। आपने देखा होगा लुइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड में ड्रीम एलेगरी है, और एलिस इन वंडरलैंड में उसको जो लीड करता है वो एक प्रकार का खरगोश है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ड्रीम एलेगरी के, फ्रेंच पोइम रोमन डेला रोज है, 13th सेंचुरी की पोइम है। ग्रेटेस्ट मिडिवल पोइम है दांते की डिवाइन कॉमेडी, विलियम लैंगलैंड की पियर्स प्लूमैन, चौसर की द बुक ऑफ डचेस और हाउस ऑफ फेम, ये आपकी ड्रीम एलेगरी हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, या पूछेगा इनमें से कौन सी ड्रीम एलेगरी नहीं है, तो उसका नाम एक को डिफरेंट कर देगा। और मिडिल एज के बाद द वैल्यू ऑफ ड्रीम एलेगरी डिमिनिश्ड, यानी कि जो प्रचलन था ड्रीम एलेगरी का वो समाप्त हो गया, लेकिन कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बनियान की जो प्रोज नैरेटिव है पिलग्रिम्स प्रोज, ये तो 17वीं शताब्दी में लिखी गई, और कीट्स की जो नैरेटिव पोइम है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये भी आपके ड्रीम एलेगरी का उदाहरण है। और मॉडर्न टाइम में जो आपकी लुइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड, तो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये तो आपकी 19वीं शताब्दी की पोइम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।